आप सभी का इस नए वीडियो सेशन में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी जिसमें हमने रिसोर्सेज सीखे थे और रिसोर्सेज के टाइप, व्हाट इज़ रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और एक टाइप और था। तो 4 टाइप में मैंने आपको उनको बता दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो ये मैंने आपको बता दिए थे। इनको सब टाइप भी मैंने आपको, जिसमें रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल, कई चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई। आज के इस चैप्टर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस चैप्टर को, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें स्लाइड के माध्यम से सीखेंगे। इसके अलावा मैं प्रैक्टिस भी हम इसमें करेंगे। रिसोर्सेज मैंने आपको बताया कि वो सारी चीज़ें जिनसे हमारी नीड्स सेटिस्फाई होती हों, टेक्नोलॉजिकली वो एक्सेसिबल हो और कल्चरली भी वो एक्सेप्टेबल हों और फिजिबल भी हों। ये सब चीज़ें मैंने उसमें जोड़ा था। तो रिसोर्सेज क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। रिसोर्सेज जैसे आपका सॉइल हो गया, लैंड रिसोर्सेज, आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज, आपका वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, आपके मिनरल्स रिसोर्सेज। तो ये सब टाइप क्या हैं रिसोर्सेज के। तो आगे चलते हैं, फिर आगे की स्लाइड में देखते हैं इसको। इस वीडियो की सबसे पहली स्लाइड है आपके सामने। इसका हेडिंग है प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन। तो आप सभी को मैंने ये बताया कि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही वाइटल हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। किसके लिए? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। लेकिन हो क्या रहा है कि आदमी इनका यूज क्या कर रहा है? इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज कर रहा है, बिना सोचे समझे इनका क्या कर रहा है? रिसोर्सेज कर रहा है। रिजल्ट क्या हो रहा है? रिसोर्सेज गोट डिप्लीट, यानी वो क्या हो रहा है? उनका दिन पे दिन पतन हो रहा है, वो दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल आपकी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के लिए क्या करेगा आदमी? आप समझ रहे होंगे कि आदमी अपने स्वार्थ के लिए सबसे पहले तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एरिया जो है वो कम पड़ रहा है, तो कर क्या रहा है? फॉरेस्ट कवर को कम कर रहा है। फॉरेस्ट कवर को कम कर कर वहाँ बस रहा है या वहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? हमारा फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है। तो है तो रिसोर्सेज, ये कमी हो रही है। दूसरा देखो, रिसोर्सेज गोट accumulated in the hands of few people, the society is divided into rich and poor। देखो इसमें हो क्या रहा है कि अभी रिसेंट ट्रेंड में हम देखें तो पॉलिसी ऐसी हो रही है कि रिसोर्सेज जो हैं उनकी जो ओनरशिप है वो कुछ लोगों के हाथों में चली जा रही है। जैसे मानो ये मैं वो बनाता हूँ, तो इसमें आप देखेंगे तो जो टॉप लोग हैं ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वाली चीज़ें हैं वो टॉप लोगों के हाथों में जा रही है, और जो मास बच गया उसके पास में कम रिसोर्सेज बच रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है? सोसाइटी में 2 वर्ग आ रहे हैं, एक तो रिच और एक पुअर। यानी जो रिच है वो और रिच होता चला जा रहा है और जो पुअर है वो और भी पुअर होते चले जा रहे हैं। तो ये इसका क्या है? कंसेक्वेंसेज, ये इसका परिणाम हुआ। तीसरा पॉइंट है इसमें ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। आप सभी को पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग में हो क्या रहा है कि हमारा जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ने का नुकसान क्या क्या हो रहे हैं? जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे। पिघलने से होगा क्या? जैसे मानो यहाँ ग्लेशियर हैं, यहाँ ग्लेशियर हैं, जो हाई लैटिट्यूड है वहाँ ज़्यादा ग्लेशियर है ना, तो वो सब पिघलेंगे तो उनका पानी कहाँ आएगा? सी में, और सी लेवल जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। इससे होगा क्या कि जो कोस्टल रीजन है वो सब क्या होंगे? डूब जाएंगे, वो सब सबमर्ज हो जाएंगे उसमें। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। इसके अलावा और क्या हो रहा है? आप देख रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो हमारा सीजन है उसका ट्रेंड भी कैसा हो गया? इर्रेगुलर। कैसा हो गया? इर्रेगुलर। कैसे? पहले एक निश्चित समय होता था कि इस महीने में भाई जून से शुरू होगा, रेनी सीजन होगा। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि जो रेन हो, चाहे आपका गर्मी का मौसम हो, चाहे आपका विंटर हो, वो सब क्या हो रहा है? इरेगुलर हो रही है। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेन, जो रेन है वो इरेगुलर हो रही है। इरेगुलरिटी में क्या क्या हो रहा है कि जैसे मानो
इस रीजन में एक साथ एक दिन में इतनी बारिश हो जा रही है कि बाढ़ की सिचुएशन आ जा रही है, और कहीं कहीं कोई पूरे प्रदेश जो है वो सूखे रह जा रहे हैं, यानी फ्लड और ड्रोट दोनों एक साथ आ रही हैं आपकी, फ्लड और ड्रोट। तो देखो कैसे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। सर्दी या तो बहुत एक्सट्रीम पड़ेगी या पड़ नहीं रही, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, अदर प्रॉब्लम, ये सब मैंने आपसे डिस्कस की। चलते हैं अगली स्लाइड में। अभी हमने पिछली स्लाइड में सारी प्रॉब्लम्स थी वो हमने डिस्कस किया कि कैसे जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ लोगों के हाथों में चले जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली, तो इसका सॉल्यूशन भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहला सॉल्यूशन हो सकता है कि जो अनइवन या अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, रिसोर्सेज का, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सभी के लिए इक्विटेबल होना चाहिए। कैसा, इक्विटेबल। होगा क्या इससे कि इक्विटेबल यदि आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उससे जो ग्रोथ है, ग्रोथ बोलिए या जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कैसा होगा, सस्टेन। इससे पहले भी आपने वर्ड सुना होगा सस्टेनेबल, मैंने शायद इको के उसमें बताया था चैप्टर में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिर से हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा एलोकेट करो, आप सभी को बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। उससे होगा क्या, सस्टेनेबल जो सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। यानी सभी को बराबर जब एलोकेशन इसका होगा तो सबको बराबर अपने अपने जो लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में फ़ायदा होगा। और इससे क्या होगा, ग्लोबल की जो पीस है, ग्लोबल जो शांति है वो भी बरकरार रहेगी। तो ये जो फिलहाल का जो ट्रेंड है इसको हमें क्या करना है, ओवरकम करना है, जिससे हमारी जो प्लेनेट है, जो उस पे आने वाला जो डेंजर है उससे हम बच सकें। तो इसी क्रम में हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा रिसोर्सेज का क्या, प्लानिंग। क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग। हम प्लानिंग पढ़ेंगे, प्लानिंग हम वर्ल्ड लेवल पे पढ़ेंगे और इंडिया के लेवल पे भी। तो उसी क्रम में है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने पहले भी आपको बताया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट तो हो, यानी डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन उसे फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उनके साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मतलब डेवलपमेंट भी बरकरार रहना है, रिसोर्सेज का जुडिशियस, बहुत ही समझदारी विवेकपूर्ण तरीके से उनका यूज करना है, जिससे हो क्या कि फ्यूचर जनरेशन की जो एस्पायरेशंस हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये आपको इसमें पता होना चाहिए था। टेक्निकल इसकी डेफिनेशन किताबें देखो तो ये आप इसमें पढ़ सकते हो। अब देखो इसमें कुछ बता रखा है, ग्रीन इकोनॉमी कैसे होगी, लो कार्बन ग्रोथ, रिसोर्सेज एफिशिएंसी, सोशल इंक्लूसिविटी। देखो तीनों चीज़ें मैं बता देता हूँ। लो कार्बन एमिशन कब होगा, जब हम हमारे जो फोसिल फ्यूल्स जो हैं जिनको हम यूज करते हैं, तो किसका एमिशन होता है, कार्बन का। किसका एमिशन होगा, कार्बन का। तो आपको इसको कर्व करना है, इसको क्या करना है, रोकना है। आपको कैसी एनर्जी का यूज करना है, ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी के मैंने पिछले उसमें एग्जांपल बताए थे, जैसे सोलर, उसका यूज करो। आप यूज करो किसका, विंड, उसका यूज करो। और इसके अलावा क्या क्या मैंने बताया था, आप यूज कर सकते हैं वेव्स का, टाइड से एनर्जी जो है, या फिर आप जो थर्मल एनर्जी है, कौन सी, जियो थर्मल एनर्जी, उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रिसोर्सेज एफिशिएंसी। रिसोर्सेज एफिशिएंसी में क्या होगा कि आप उन सब का इस्तेमाल करो जिनसे, बात वही होगी कि कम एमिशन करेंगे तो जो फॉरेस्ट कवर है उसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। होगा कैसे, जैसे आप फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे तो यदि किसी सीमा से अधिक भी यदि क्या होगा, कार्बन का एमिशन होगा, तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और उससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो किसी तरह से डिप्लीट नहीं होगा। सोशल
इंक्लूसिविटी मैंने आपको बताया कि जो चंद लोगों के हाथ में रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या करो, आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, तब जाकर आप क्या कर पाएंगे, ग्रीन इकोनॉमी। ये किसका कंसेप्ट है, ग्रीन इकोनॉमी के। इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरनमेंट सभी मिलकर क्या होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इसमें आपको सीखना था, मैंने सारी चीज़ें आपको इसमें बताई। तो फर्दर अब आपके सामने ये स्लाइड है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये सब जो दिक्कतें आई हैं वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने, तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ने या वर्ल्ड लेवल पे ऐसा कोई इनिशिएटिव या ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च नहीं हुआ होगा। तो इस जो बढ़ती समस्या है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का, या जो हमारा जो एनवायरनमेंट डिप्लीशन है, दिन पे दिन जो डिग्रेड हो रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए हमारी वर्ल्ड कम्युनिटी ने कई प्रयास किए हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है अर्थ समिट। देखो ध्यान रखना इसको, अर्थ समिट। अर्थ समिट 1992 में हुआ। उसमें हुआ क्या कि वर्ल्ड के लगभग, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, वर्ल्ड के लगभग 100 लीडर, चलो हम दूसरी एक वो ले लेते हैं, सीट ले लेते हैं, वहाँ अच्छे से समझेंगे इसको। एक मिनट, हाँ देखो यहाँ समझते हैं। तो वर्ल्ड जो कम्युनिटी है, ऐसा नहीं है कि वो लोग लेकर इस समस्या को चिंतित नहीं है। तो इसी क्रम में हुआ क्या, अर्थ समिट हुआ। क्या हुआ, अर्थ समिट। अर्थ समिट हुआ कब, अर्थ समिट हुआ आपका 1992 में। कहाँ, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो, अब हम इसको मैप में देखेंगे, सबसे लास्ट में मैप वर्क हम करेंगे सबसे लास्ट में। रियो डी जेनेरियो, जेनेरियो, RIO। एक मिनट, हाँ ये बैक हो गया ना मेरे से। तो अर्थ समिट कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ। क्या हुआ, कब ये 1992 में। इसको बोला गया था अर्थ समिट, पहला अर्थ समिट। इसमें क्या हुआ था, इसमें लगभग 100 हेड ऑफ स्टेट यानी किसी भी देश के प्रमुख, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट ये अलग चीज़ है, लेकिन अभी आप यहाँ कॉमन समझो कि किसी भी देश के राष्ट्र प्रमुख, वो सभी मिले और उन्होंने वेरियस एस्पेक्ट पर क्या की, चर्चा की। रियो डी जेनेरियो है कहाँ, ब्राज़ील में। हम इसको मैप पे अच्छे से देखेंगे ना, ब्राज़ील के साथ और भी चीज़ें क्लियर हम कर लेंगे। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में और भी सारे कंट्री जो हैं, टोटल 13 कंट्री हैं, सारे देखेंगे ना। तो ब्राज़ील में जब ये मिले तो इन्होंने कई चीज़ें इसमें एड्रेस की। इसमें अर्जेंट प्रॉब्लम थी किसकी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की। किसकी, एनवायरमेंटल, याद रखना इसको। अर्थ समिट जो हुआ था वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हुआ था, ठीक। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने क्या क्या इसमें इनिशिएटिव लिए उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दूसरा मोटो क्या था इसमें कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा ये सोशियो इकोनॉमिक आप उसी से कोरिलेट करो कि किस तरह कुछ लोगों के हाथ में सारे रिसोर्सेज हैं। तो क्या ऐसी कंडीशन में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है, नहीं होगा। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी का इंक्लूसिवनेस, यानी सभी का समान रूप से डेवलपमेंट। तो इस पे चर्चा की गई। तो इसके लिए हुआ क्या कि इन सभी जो स्टेट थे, ये जितने 100 लोग मिले थे, इन्होंने क्या किया, साइन की कि हम आगे फर्दर इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा इसमें सारे लीडर ने साइन किया। एक ट्रेंड जो है अभी चल भी रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से क्या अर्थ लगाते हो आप, क्लाइमेट चेंज का मतलब ये हो रहा है कि धीरे धीरे हमारी पृथ्वी या हमारी जो अर्थ है उसका एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको कर्व करने के लिए भी उन्होंने क्या किया, कुछ एग्रीमेंट साइन किए और कुछ इनिशिएटिव लेने का मन बनाया। तो जो इनिशिएटिव जो लेना था, देखो ये हुआ कब, 1992 में। तो इन्होंने इनिशिएटिव बनाया, उसको बोला गया कंबाइंड रूप से एजेंडा 21।
एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 क्यों नाम दिया गया? देखो इससे पहले ये समझो, देखो हुआ कब? 1992 में। 8 साल बाद में कौन सी सेंचुरी आएगी? 21। कौन सी सेंचुरी आएगी? 21। तो 21 सेंचुरी के लिए इन्होंने एजेंडा तय किया। इसी एजेंडे में कंसेप्ट इन्होंने लिया क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ और इन्होंने क्या क्या लिया? एनवायरमेंटल जो डैमेज है उसको कम करना है, पॉवर्टी को मिटाना है, विभिन्न कंट्री में अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां, डिजीज आउटब्रेक हो रही हैं उनको रोकना है। इसके अलावा सारा जो ग्लोबल कोऑपरेशन है और कॉमन इंटरेस्ट जो है, म्यूचुअल नीड्स और जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको शेयर करना है, उनमें आपस में समन्वय बिठाना है, कोऑर्डिनेशन करना है। तो जो इनमें लिया गया एजेंडा 21 में, तो ये सारे इसमें थे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ली गई थी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट आपके दिमाग में आ रहा होगा। लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ गवर्नमेंट के 3 लेयर है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा थर्ड लेयर लोकल गवर्नमेंट। इसमें क्या आता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपैलिटीज़। तो इनको भी इन्वॉल्व इसमें किया जाए ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कर सकें? अचीव कर सकें। तो इसमें ये आपको बताना था। फर्दर हम वही मूव करेंगे हमारी स्लाइड पर। हाँ, हम वापस आ गए हमारी स्लाइड पे। तो मैंने आपको बताया किस तरह से रियो डी जेनेरो में एजेंडा 21 लिया गया। एजेंडा 21 आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा भी और इनिशिएटिव हुए थे जो मैं आपको बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, सिलेबस में नहीं है आपके। 1992 के बाद में 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। क्या हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखना, क्योटो को भी हम देखेंगे। ठीक हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद में फिर आपका 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग समिट। जोहान्सबर्ग में हुआ। उसके बाद में फिर आपका नुसा दुआ सम्मेलन 2007 में। 2007 में क्या हुआ? नुसा दुआ कहाँ है? बाली, इंडोनेशिया में। तो इसको भी देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपका हुआ रियो 20 से आपको याद आ रहा होगा 92 + 20 कब होगा? 2012। तो 2012 में सम्मेलन हुआ। फिर एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ 2015 में, पेरिस एग्रीमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एग्रीमेंट है ये अप्लाई होगा 2021 से ये चल जाएगा। अभी तक के जो भी स्टैंडर्ड है वो चल रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल 1997 तक। तो चलो, आपके सिलेबस में नहीं थे, फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें होंगी उनको देख लेते हैं ना। रिसोर्सेज आपका टेक्निक और स्किल का कैसा प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मतलब जुडिशियस क्या होना चाहिए? यूटिलाइजेशन। उसका जो यूज है वो कैसा होना चाहिए? जुडिशियस, ताकि जितने रिसोर्सेज हैं उनसे हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें और फ्यूचर की जो जनरेशन है उनकी एस्पायरेशन, उनकी नीड्स को किसी प्रकार से हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो ये हमारा किस में आएगा? रिसोर्सेज प्लानिंग में। फर्दर इसको बांटा है, देखो मैंने, स्टेज ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आप रिसोर्सेज जहाँ अवेलेबल है, देखो रिसोर्सेज जो हैं वो कहीं कहीं इनमें वेरी मिलेगा। जैसे इंडिया आप ले लो, ये इंडिया हो गया आपका। तो एक मिनट, इंडिया का जो है कोई रीजन तो आपको बिल्कुल उससे क्या मिलेगा? रिच मिलेगा, और कोई क्या मिलेगा आपको? पुअर मिलेगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। आपका जो झारखंड, आपका छत्तीसगढ़, आपका मध्य प्रदेश, आपका उड़ीसा, बंगाल, ये सब जो है मिनरल्स जो रिसोर्सेज हैं उनसे क्या है? रिच हैं। आपका धारवाड़ जो मिलता है कर्नाटक में, ये सब चीज़ें क्या हैं? इनसे रिच हैं। वहीं आप देखोगे राजस्थान और गुजरात में, तो यहाँ भी पोटेंशियल है किसका? सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। तो उनके लिए क्या प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए ताकि हम उनका क्या जुडिशियस यूज कर मैक्सिमम उनका क्या कर सकें? आउटपुट ले सकें और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ कर सकें, और फ्यूचर जनरेशन की जो नीड है उनको भी किसी प्रकार से हम बचा सकें। तो इस क्रम में सबसे पहला होगा आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो
इसमें क्या होगा, सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे करेंगे तभी तो पता लगेगा ना किसी पर्टिकुलर स्थान पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। दूसरा हो गया आपका मैपिंग। मैपिंग की सहायता से बहुत इम्पोर्टेंट है, मैप की सहायता से बहुत काम जो है वो आसान हो जा रहे हैं। तीसरा आपका मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। उसके बाद में आपने मैपिंग कर ली, सर्वे कर लिया, फिर बाद में आपने किसी रिसोर्सेज का पता किया कि भाई ठीक है यहाँ कोल माइंस हैं, यहाँ आयरन की माइंस हैं, यहाँ आपको सिल्वर मिल सकता है, यहाँ आपको गोल्ड मिल सकता है। तो आपको उसकी क्वालिटी पता करना पड़ेगा कि जो क्वालिटी है वो कैसी है, यूज लायक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम उनको एक्सप्लोर भी करें या उनका एक्सप्लोइटेशन भी करें, फिर बाद में पता लग रहा है कि ज़्यादा पैसा उसके एक्सप्लोरेशन में ही लग गया। उनकी क्वांटिटी भी भरपूर होनी चाहिए, तो क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट करें तो ज़्यादा पैसा लगेगा, तो क्वांटिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ में क्या होनी चाहिए पहली स्टेज में। दूसरी स्टेज क्या है, प्लानिंग फॉर एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन की बार बार बात करता रहता हूँ ना। डेवलपमेंट ए प्लानिंग स्ट्रक्चर विद सुटेबल टेक्नोलॉजी स्किल इंस्टीट्यूशन सेटअप। इसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी बढ़िया होनी चाहिए, आपके पास स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, इंजीनियर वगैरह जो लेबर हैं उनके पास प्रॉपर स्किल होनी चाहिए कि ठीक है उसकी माइनिंग में वही काम कर सकें। इंस्टीट्यूशनल सेटअप अच्छा होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल सेटअप का मतलब गवर्नमेंट जो एंटिटी हैं, गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं, उनसे क्या दुनिया भर की परमिशन, दुनिया भर के क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन सेटअप भी अच्छा होना चाहिए। मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ठीक हो गया, यानी हमारा जो रिसोर्स डेवलपमेंट का प्लान है उसको कोरिलेट करो किससे, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। मतलब हमें हमारे रिसोर्स के एक्सप्लोइटेशन का प्लान इस तरह करना है कि उससे हम हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान को क्या कर सकें, इंश्योर कर सकें। तो इसमें पूरा ये था। चलते हैं अगली स्लाइड में। तो अभी हमने देखा कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है या प्लानिंग के तहत हम क्या क्या करते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, देखो हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। हमें ये पता है कि प्लानिंग करना जरूरी है, तो प्लानिंग का इम्पोर्टेंस भी हमें पता होगा। देखो प्लानिंग नेसेसरी है किसके लिए, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हम प्लानिंग पर्टिकुलर कहाँ की बात कर रहे हैं, इंडिया की। क्यों जरूरी है, देखो सम रीजन ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्सेज। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इंडिया है इसमें कहीं कोई रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेगा, कहीं उसमें कम मिलेगा, तो कोई हिसाब से रिच होगा, कोई पुअर होगा। तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ना कि भाई ठीक है यहाँ कोई रिसोर्सेज अवेलेबल है तो इस रीजन में भी वो रिसोर्सेज पहुँचाओ। तो इससे क्या नेशनल डेवलपमेंट इंश्योर होगा और हमारा रिसोर्स प्लानिंग भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। एग्जाम्पल दे रखा है, राजस्थान इज़ पुअर इन वाटर रिसोर्सेज। सबको पता है कि राजस्थान में वाटर कम है, लेकिन किस में रिच है, सोलर में और विंड एनर्जी में। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। दूसरा है सम रीजन आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर रीजन आर वेरी पुअर। देखो कुछ रीजन हमारे देश के सेल्फ सफिशिएंट है कि उनको किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेल्फ सफिशिएंटी नहीं बल्कि उनको सरप्लस है, वहाँ जो रिसोर्सेज है वो उनकी आवश्यकता से ज़्यादा है। और कुछ ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल मध्य प्रदेश और आपका झारखंड, आपका छत्तीसगढ़, ये सब क्या है, रिच हैं। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे लद्दाख में किसी प्रकार का कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बर्फ़ होगी। आपको दर्शन कराएंगे मैप से। चलो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। सीधी सी बात है कि जो वेस्टेज है उसको हमें क्या करना है, कम करना है। किसके द्वारा, प्लानिंग के द्वारा। एनवायरमेंटल पॉपुलेशन कैन बी रिड्यूस। हमारी प्लानिंग अच्छी होगी तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हम कम कर सकते हैं। कैसे, जैसे मानो ये कोई खान है, किसकी, कोल की। अब कोल की खान को एक्सप्लॉइट करने के लिए अच्छी प्लानिंग होगी, तो प्लानिंग होगी तो क्या होगा, वहाँ के आसपास के रीजन में लोगों को अवेयर किया जाएगा। किसके लिए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए। इसके अलावा जितने भी लेबर उसमें यूज होंगे या जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज होगी वो कैसी होगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ताकि कम से कम पोल्यूशन हो और लोगों की हेल्थ पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े और एनवायरमेंट भी किसी प्रकार से डिग्रेड ना हो। तो ये इसमें समझना था। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइड। यदि हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो हमारे पास ये पता रहेगा कि यहाँ किस तरह की क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, तो हम उसका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो हम निर्धारित कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचा रहे। तो ये सारे बेनिफिट थे, ये आपको याद होने चाहिए, सारे 5 बेनिफिट। चलते हैं आगे।
इस स्लाइड में देखो रिसोर्स कंजर्वेशन, इसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज जो हैं वो किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री, किसी भी पर्टिकुलर रीजन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्या है, वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि रिसोर्सेज नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो रीजन, वो कंट्री, वो सोसाइटी हमेशा बैक जाएगी। बैक तो चलो चली जाएगी, लेकिन रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनको कंजर्व भी करना ज़रूरी है। अब आपके दिमाग में तुरंत एक चीज़ आ जाना चाहिए कि कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारे पास जो अवेलेबल है हम उसको पूरा आनंद लें, ऐसा नहीं है। रिसोर्स कंजर्वेशन का कंसेप्ट आता है फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन को आप किससे कनेक्ट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हमें हमारा डेवलपमेंट भी चालू रखना है, लेकिन हमें जो रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ही जुडिशियस, बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से उनका इस्तेमाल करना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी एस्पायरेशन, उनकी नीड्स किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो देखो और इसके अलावा क्या क्या क्यों क्यों ज़रूरी है। देखो मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एक्सेसिबल। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिसोर्सेज जो एक बार आप यूज़ करोगे तो दोबारा वो रिन्यू नहीं हो सकते, जैसे कोल, पेट्रोल, ये सब क्या है, आप एक बार यूज कर दो फिर खत्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। इफ़ वी कंजर्व दैम वी कैन यूज दैम फॉर लॉन्गर पीरियड। यदि हम उनका कंजर्व करने का मतलब यही है कि हम उनको अविवेकपूर्ण तरीके से, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करें, हमें उनको बचाना है ताकि फ्यूचर जनरेशन का डेवलपमेंट भी हम इंश्योर कर सकें और वातावरण, पर्यावरण, एनवायरनमेंट को भी हम बचा सकें। दोनों फायदे हैं। अगला देखो, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज, इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सही बात है, इकोनॉमिक कंजर्वेशन करोगे आप रिसोर्सेज का तो जो वेस्टेज होगा वो रिड्यूस होगा और इससे इकोनॉमिक प्रोसेस भी आगे बढ़ेगी। रिसोर्सेज कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी इससे होता है। चलते हैं आगे। हाँ, इस क्रम में कंजर्वेशन के हिसाब में यदि देखें तो गांधी जी का हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने एक बड़ी लाइन बोली थी कि आप मास प्रोडक्शन मत करो। मास प्रोडक्शन मतलब देखो दोनों चीज़ समझना, दो जगह मास की बात करूंगा मैं। मास प्रोडक्शन और प्रोडक्शन बाय मास, इस फेवर में थे वो। मतलब इससे एक कंसेप्ट होगा आपका दिमाग में होगा, मास प्रोडक्शन कब होगा, जब रिसोर्सेज का अलोकेशन चंद लोगों के हाथ में होगा तो क्या होगा, मास प्रोडक्शन। वो अपने आप को, अपनी जो ग्रीड, उनकी एस्पायरेशन है, ग्रीड जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करने के चक्कर में वो एक्सप्लॉयटेशन करते रहते हैं। लेकिन गांधी जी इस फेवर में नहीं थे। वो बोलते थे कि यदि मास प्रोडक्शन होगा कुछ लोगों के द्वारा तो इससे जो बाकी जो जनता है, पुअर जो जनता है, वो क्या होगा, उसका शोषण होगा। और ये जो सेल्फिश और ग्रीडी लोग हैं ये ज़्यादा प्रोडक्शन कर कर अपनी जेब भरेंगे। इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, मास पे। मास प्रोडक्शन नहीं, मास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो कि क्या कैसी है, पुअर। तो वो क्या चाहते थे कि जो प्रोडक्शन हो, लेकिन होना किसके द्वारा चाहिए, मास के द्वारा। यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल, बराबर का क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन। वो इस फेवर में थे। इसके अलावा चलो देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। यानी नीड पूरी करो लेकिन आप लालच पूरा मत करो। ग्रीड एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड द एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट कॉज ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन। वो मानते थे, वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे। वो बोलते थे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे। क्यों खिलाफ थे, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक जनरल जो ऑर्डिनरी मैन है वो तो लाएगा नहीं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके कौन आएगा, कॉरपोरेट्स जो बड़े बड़े लोग हैं वो लाएंगे और क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इसलिए वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ रहते थे। वो मानते थे कि यदि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो इससे होगा क्या, रूट कॉज फॉर रिसोर्सेज डिप्लेशन। इससे क्या होगा, रिसोर्सेज का जल्दी जल्दी डिप्लेशन होगा। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट प्रोडक्शन बाई मासेज। मैंने आपको बता दिया। तो ये इनका कंसेप्ट था। इसके अलावा और क्या क्या इसमें कंसेप्ट था, लैंड डिग्रेडेशन। इससे पहले चलो कुछ डिस्कस करते हैं। इसके अलावा गांधी जी के अलावा भी और भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। वर्ल्ड लेवल पे हम देखेंगे तो 1968 में, कब, 1968 में
एक इनिशिएटिव लिया गया था इंटरनेशनल लेवल पर। कहाँ? क्लब ऑफ रोम डिस्कस करेंगे हम, उसमें देखेंगे 1968 याद रखना आप। क्लब ऑफ रोम, रोम के द्वारा एक सिस्टमेटिक वे में क्या लिया गया था? कंजर्वेशन, रिसोर्सेज कंजर्वेशन को क्या किया गया था? एडवोकेट किया गया था कि 1968 में सबसे पहले रोम, क्लब ऑफ रोम था, उसके द्वारा कंजर्वेशन की बात की गई थी। किसकी? रिसोर्सेज की, और वो भी सिस्टमेटिक वे में बात की गई थी। इसके बाद में 1974 में किसकी फिलॉसफी पब्लिश हुई? हमारे गांधी जी की। उन्होंने भी इसका फेवर किया था कि आप रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करो। उनकी एक फेमस बुक थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। वो दूसरे राइटर थे, उनके द्वारा लिखी गई थी, लेकिन उसमें गांधीयन फिलॉसफी थी, उसमें गांधीयन फिलॉसफी लिखी हुई थी। इसके अलावा 1987 में एक रिपोर्ट, एक कमीशन की रिपोर्ट आती है, ब्रंटलैंड कमीशन, याद रखना आप, मैं लिख दे रहा हूँ। ब्रंटलैंड कमीशन, ब्रंटलैंड कमीशन आया था 1987 में। ये इसकी रिपोर्ट आई थी 1987 में। इसने सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ से कंसेप्ट आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो फ्यूचर एस्पायरेशन है उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव ना हो। फिर 87 के बाद में यदि आप देखोगे तो 92 में क्या हुआ? अर्थ समिट हुआ, 97 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, उसके बाद में 2002 में हुआ आपका जोहान्सबर्ग में, फिर 2007 में नुसा दुआ बाली, और 2012 में रियो 20, और 2015 में आपका पेरिस। तो ये सब चीज़ें हुई। तो ये आज के इस वीडियो में इतना ही था। हमने आज रिसोर्सेज की प्लानिंग सीखी और एजेंडा 21 देखा, और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वो चीज़ देखा। तो अभी हम इसमें देखेंगे मैप। जो चीज़ें मैंने सारी डिस्कस की है वो सारे प्लेस हम लोकेट करते हैं। तो चलते हैं, चलो जी मैप पे आ गए। मैप पे सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? ब्राज़ील की। तो देखो ब्राज़ील में किसकी बात की थी हमने? रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो आपको नज़र आएगा इसमें, यहाँ एक मिनट, ये आपको नज़र आ रहा है आरजे। एक मिनट है ना, ये देखो आरजे आपको नज़र आ रहा होगा, ये है रियो डी जेनेरियो, ये रियो डी जेनेरियो है। ये क्या है? रियो डी जेनेरियो। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आप देखते जाओ इसमें। रियो डी जेनेरियो कहाँ कहाँ है? ये देखो ब्राज़ील में आ गया आपका ब्राज़ील। अब ब्राज़ील के साथ साथ और भी सारे देश हम देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ, ब्राज़ील के साथ आप देखेंगे तो आपको दिखेगा वेनेजुएला, कोलंबिया, यहाँ है गुयाना, फ्रेंच गुयाना, और ये आपका ब्राज़ील, ये आपका इक्वेडोर होगा यहाँ, ये बोलिविया आ गया, पेरू, चाइल, अर्जेंटीना, यहाँ आपका उरुग्वे, और ये पराग्वे। यहाँ टोटल 13 कंट्री हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ अमेजन फॉरेस्ट और अमेजन रिवर। तो इसमें हमने इतना डिस्कस किया। आगे फिर मैंने आपको बताया दूसरा हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के लिए हमें चलना पड़ेगा जापान में। ये कब हुआ था? 1992। ये कब हुआ? 1992। तो अब हम चलते हैं कहाँ? जापान में। ये रहा आपका जापान। जापान में क्योटो प्रोटोकॉल देखेंगे आप तो क्योटो आपको नज़र आएगा नागोया के पास में था, इधर टोक्यो के पास। एक मिनट, अभी इसमें आ नहीं रहा, लेकिन यदि आप क्योटो प्रोटोकॉल को आप लोकेट करेंगे तो यहाँ आपको क्योटो प्रोटोकॉल जापान में मिलेगा। तो अभी आपके लिए इतना ही। दूसरा फिर मैंने आपको बताया ये 1997 में हुआ। फिर आप आ जाओ 2002 में। 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग के लिए हम चलेंगे कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। चलो जी, दक्षिण अफ्रीका ये आपका आ गया। दक्षिण अफ्रीका कहाँ, कौन से कॉन्टिनेंट में है? ये साउथ अफ्रीका में। यहाँ जोहान्सबर्ग आपका। मैप ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन अब याद रखना साउथ अफ्रीका में क्या है? जोहान्सबर्ग। आप मैप वर्क में इसको ढूंढना, साउथ अफ्रीका में। मैं देश बता दे रहा हूँ आपको। फिर मैंने आपको बताया नुसा दुआ बाली, इंडोनेशिया। ये आपका इंडोनेशिया हुआ। इस पूरे रीजन में आप देखना क्या आपको मिलेगा, क्या? नुसा दुआ। फिर आपका पेरिस। पेरिस में तो आपको सबको पता है जापान में।
इसके अलावा थोड़ा हम नज़र डाल लेते हैं हमारे इंडिया के मैप पर। देखो इंडिया का मैप भी देख लो। इंडिया के मैप पर मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई कि कौन कौन से रिच हैं। जैसे देखो ये सारा जो रीजन है, छोटा नागपुर का पठार और आपका दक्कन प्लेट्यू, दक्कन ट्रैप, ये सारे रिच हैं किससे, अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स वगैरह खूब यहाँ मिल जाएंगे आपको, कोल्स, मैग्नीज, आपका माइका वगैरह, ये सब यहाँ बहुत है। लेकिन इस रीजन में आप जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर हमने डिस्कस किया था लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख तो अब हमारा यूनियन टेरिटरी है ना, ये ऐसे डिवाइड करोगे तो ये लद्दाख है, ये जे.एंड.के है। तो लद्दाख में सिर्फ बर्फ़ है और कुछ नहीं है ना। तो और इसके अलावा हमने क्या देखा था, रोम, रोम 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 है इटली, इटली की राजधानी रोम। तो इटली में चलते हैं हम। ये रहा इटली, इटली तो आजकल वैसे भी चर्चा में। ये रहा रोम, देखो रोम, ये हो गया रोम। तो ये सारा मैप वर्क था आपका। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगली जो क्लास होगी उसमें फिर हम आगे लैंड रिसोर्सेज और फिर फर्दर आपका जो भी होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।